मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि India has re-elected Narendra Modi as Prime Minister, making him only the second leader in the nation's history to secure a third term. India's Prime Minister Narendra Modi has secured a third term in office. The Prime Minister Narendra Modi is due to start talks on forming a coalition government. Narendra Modi has been sworn in as India's Prime Minister for the third time. क्या नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी पारी में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत नींव डाल पाएंगे? अब जब नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी पारी की शुरुआत कर चुके हैं तो दुनिया की नजर इसी सबसे बड़े सवाल पर है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम ये सवाल लेकर आए हैं कि क्या भारत के विकसित राष्ट्र बनने का टाइम आ गया है? भारत के विकसित राष्ट्र बनने में क्या बाधा है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना होगा? आज इन 3 सवालों के जवाब समझाने के लिए हमने इस वीडियो को 3 अलग अलग एरा में बांटा है, जिसमें पहले नंबर पर 1978 में भारत के पड़ोस में हुई एक घटना है, दूसरे नंबर पर 1991 में भारत में घटी एक बहुत बड़ी घटना है और तीसरे नंबर पर 2014 में घटी एक ऐसी घटना है जिसने भारत के सपनों को पंख लगा दिए। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें, हमें बताएं कि क्या अच्छा लगा और क्या सुधार की जरूरत है। मोदी सरकार के 10 वर्षों में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना। मौजूदा समय में भारत की अर्थव्यवस्था 3.7 ट्रिलियन डॉलर के करीब है और 2030 तक ये 7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, यानी करीब करीब 2 गुना। अब नई सरकार की नजर भारत को दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था में शामिल करने पर होगी। ये लक्ष्य वित्त वर्ष 2027-28 तक पूरा होने की संभावना है। अगर मोदी सरकार अर्थव्यवस्था का एक ठोस आधार तैयार करने में कामयाब रहती है तो अगले 25 वर्षों में भारत के विकसित बनने का लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। इसलिए नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी को भारत के लिए गेम चेंजर मोमेंट कहा जा रहा है, यानी अगले 5 वर्षों में जो होगा वो अगले 25 वर्षों तक दिखेगा और तब 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत के विकसित राष्ट्र बनने का टाइम आ गया है? इसका जवाब है हाँ, भारत का टाइम आ चुका है। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और चीन के रेफरेंस से समझते हैं। भारत और चीन करीब करीब एक साथ आजाद हुए। भारत 1947 में और चीन 1948 में आजाद हुआ। आजादी के समय दोनों देश गरीब थे, दोनों देशों में भुखमरी थी, संसाधन कम और आबादी ज्यादा थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब हमारी अर्थव्यवस्था लगभग बर्बाद हो चुकी थी। विकास दर औसतन 4% थी और गरीबी, बेरोजगारी चिंता का विषय बनी हुई थी। यही स्थिति चीन की भी थी। आजादी के कुछ ही वर्षों के बाद चीन और भारत 1962 में एक दूसरे के खिलाफ युद्ध भी लड़े और जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और बर्बाद हो गई। इसके बावजूद आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की फैक्ट्री है, दुनिया में निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सेदार चीन ही है। चीन की जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर है और भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर, यानी भारत की तुलना में चीन की अर्थव्यवस्था 5 गुना बड़ी है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब है कि जब 1970 के दशक में भारत में इंदिरा गांधी और जनता पार्टी की सरकार हर काम पर सरकारी कंट्रोल को बढ़ा रहे थे, तो उसी दौर में 1978 में चीन में डेंग जियाओपिंग ने चीन के बाजार दुनिया के लिए खोल दिए। इससे दुनिया के कारोबारी चीन पहुंचने लगे और बड़े पैमाने पर फैक्ट्री सेटअप करने लगे, निवेश करने लगे। एक स्टडी के मुताबिक जब भी कोई बड़ा देश अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करता है, दुनिया के लिए बाजार खोलता है, तो उसका असर करीब 30 वर्षों के बाद दिखता है। चीन ने 1978 में दुनिया के लिए बाजार खोले, लेकिन शुरुआती सालों में ज्यादा फायदा नहीं हुआ। 1991 की बात करें तो चीन की जीडीपी 363 बिलियन डॉलर थी और 1991 में भारत की जीडीपी 314 बिलियन डॉलर, यानी पहले 13 वर्षों में चीन को बहुत फायदा नहीं हुआ था। लेकिन 1991 के बाद से चीन ने तेजी से विकास करना शुरू किया और वर्ष 2000 तक चीन की स्पीड रॉकेट की तरह तेज हो गई। और 2008 आते आते चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से यूरोपीय देशों को पीछे करने लगी। 2008 में अमेरिका से शुरू हुई वैश्विक मंदी के बाद चीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज की तारीख में वो दुनिया की फैक्ट्री बन गया है। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने चीन की तरह भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खोल दी। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 में बड़े आर्थिक सुधार किए, जिसके बाद दुनिया भर की कंपनियों ने भारत में निवेश किया, फैक्ट्रीज खोली। ये कंपनियां यहाँ सामान बनाती भी थी और बेचती भी थी। 1990 के दशक में भारत में आर्थिक सुधार शुरू ही हुए थे, इसलिए इसकी रफ्तार बहुत धीमी थी। रफ्तार धीमी होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि 1990 से लेकर 1999 तक भारत में अस्थिर सरकार का दौर रहा,
किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल रहा था। 9 वर्षों में देश ने 4 प्रधानमंत्री देख लिए थे और अस्थिरता के कारण नीतिगत फैसलों में देरी हुई और भारत चीन की तरह तेज गति से विकास नहीं कर पाया। जबकि चीन के साथ ऐसा नहीं था। वहाँ 1 पार्टी सिस्टम है, स्थिर सरकारों का दौर था। चीन को अमेरिका का साथ मिल रहा था, वो तेजी से विकास कर रहा था। दुनिया भर की कंपनियां चीन में निवेश कर रही थी। दुनिया का कोई देश उसकी टक्कर में नहीं था। भारत के लिए ये समय 2004 के बाद आया, जब केंद्र में थी तो गठबंधन की ही सरकार, लेकिन वो स्थिर थी। हालांकि गठबंधन सरकार में न ज्यादा बड़े फैसले हो पाए और न ही ज्यादा कड़े फैसले, जिसके कारण भारत में आर्थिक सुधार की रफ्तार बहुत धीमी रही। मनमोहन सिंह सरकार में SEZ की बड़ी बड़ी प्लानिंग तो हुई, लेकिन कभी जमीन अधिग्रहण तो कभी किसान आंदोलन के कारण सुधारों ने स्पीड नहीं पकड़ी। वक्त बीतता गया और 2004 से देश 2014 में प्रवेश कर गया और ये भारत के लिए टर्निंग पॉइंट था। नरेंद्र मोदी बहुमत वाली सरकार के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी अपने प्रचार में डेवलपमेंट मॉडल, विकसित और आधुनिक भारत की बात करते थे। लोगों को उनसे काफी उम्मीदें थीं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो भारतीय अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी। उन्होंने इसे टॉप 5 में लाने का लक्ष्य तय किया और फिर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का दौर शुरू हुआ। गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के दौरान ही नरेंद्र मोदी को ये समझ आ चुका था कि तेज विकास करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा तब आएगा जब आप निर्यात करेंगे, निर्यात तब बढ़ेगा जब आपके देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी, फैक्ट्री तब आएंगी जब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ा दिया गया। कोविड के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में लगभग 75% की बढ़ोतरी हुई। इतना ही नहीं, पूरे बजट का 3.3% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित किया जाने लगा। इसी दौरान सरकार का सबसे ज्यादा फोकस एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड ट्रेन, आधुनिक एयरपोर्ट, निर्यात के लिए बड़े बड़े पोर्ट और शहरों में मेट्रो जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट पर रहा। अगर आप चीन की इकोनॉमी देखेंगे तो उसके ग्रोथ का गोल्डन पीरियड लिबरलाइजेशन के 30 वर्षों के बाद आया। 2008 से 2020 तक चीन की ग्रोथ स्टोरी दुनिया में सबसे तेज रही है। भारत ने 1991 में अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला था और 30 वर्षों के बाद 2021 में ये गोल्डन पीरियड आना था, लेकिन कोविड के कारण इसमें 3 वर्षों की देरी हो चुकी है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अगले वर्ष 2025 तक देश में 2 लाख किलोमीटर का नेशनल रोड नेटवर्क बनाने, 220 एयरपोर्ट का विस्तार करने, 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने और 2030 तक 23 वाटरवेज विकसित करने का टारगेट फिक्स किया है। भारत के लिए ये सबसे जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आज दुनिया का हर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चीन में है। चीन इन्हीं रास्तों से दुनिया का एक्सपोर्ट हब बना है। आज दुनिया में चीन का निर्यात 13.45% है, जबकि भारत सिर्फ 1.8% निर्यात कर पा रहा है। वैश्विक एनालिटिक्स फर्म ने अनुमान लगाया है कि भारत 2030 तक यानी अगले 6 वित्तीय वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर लगभग 143 ट्रिलियन रुपए आवंटित करेगा। ये पिछले 7 वित्तीय वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा होगा। 2017 में भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 6.7 बिलियन रुपए खर्च किए थे, जो 2024 में 11.11 ट्रिलियन रुपए हो चुके हैं। यानी भारत सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। इसके राह में कई बाधाएं भी हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है स्थिर सरकार, क्योंकि 1990 से 1999 तक भारत ने बदलती और अस्थिर सरकार के चक्कर में अपना बड़ा समय खराब किया है। दूसरी बड़ी बाधा है GDP ग्रोथ में निरंतरता नहीं होना। RBI ने 2024-25 के लिए 7.2% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, लेकिन भारत को अगर विकसित देश बनना है तो उसे आने वाले 25 वर्षों में लगातार 7 से 8% की दर से विकास करना होगा। सिर्फ विकास दर ही नहीं, भारत के विकसित बनने के लिए प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना बहुत जरूरी है। 2023 के आंकड़ों के हिसाब से चीन में प्रति व्यक्ति आय $12,621 है और भारत में प्रति व्यक्ति आय $2,793 है। यानी दोनों देशों में काफी गैप है। इस सब के अलावा जो एक सबसे बड़ी बात है वो ये कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर का बनाया जाना बेहद जरूरी है। आज चीन के पास दुनिया के सबसे बड़े पुल, सबसे लंबा हाईवे नेटवर्क, सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क, सबसे तेज ट्रेन, बड़े बड़े एयरपोर्ट और सबसे बड़ा पोर्ट है, जबकि भारत ने अभी इस दिशा में सिर्फ शुरुआत की है। इसलिए भारत को अभी लंबा रास्ता तय करना है। जरूरत है निरंतरता और तेज विकास की, क्योंकि यही दो बातें विकसित देश का फॉर्मूला साबित होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों की जानकारी हो सके। और हाँ, आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स खरीद के मदद कर सकते हैं।